औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से सर जुनैद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फोर्थ लेसन है ग्रेड 8 का। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम हमारे पास क्या है? वेन डायग्राम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेन डायग्राम हमारे पास वो शक्ल है जो सेट्स को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि सेट्स को, दो या दो से ज़्यादा सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली या लॉजिकली हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम का लफ्ज़ जो है ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन वेन, जो एक मैथमेटिशियन और एक फ़िलासफ़र था, जिसके नाम से ये वेन डायग्राम की जो टर्मिनोलॉजी है ये उसने मुतारिफ़ की थी, जिसका नाम और इस रूल्स का नाम भी उसी के नाम से मुंतखब किया गया है या उसके नाम से लिंक किया गया है। ठीक है, उसके नाम से ये मशहूर है वेन डायग्राम। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या होता है तो देख लिए, मैंने कुछ डेफिनेशन लिखा है और ये है लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, के हर ने सेट्स को डायग्रामेटिकली यानी डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, मेरे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में ये है कि हमारे पास एक सेट ए है और सेट ए हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट बिल्डर नोटेशन ने मैंने उसे कन्वर्ट करके टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, एक ऐसे एलिमेंट है सच दैट कि वो ताल्लुक रखते हैं पी के साथ, पी इज़ अ प्राइम नंबर एंड वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। तो उस कंडीशन के बाद के नंबर्स हमारे पास आ गई 2, 3, 5, 7। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ ही दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और वो खुद से। ठीक है, वो अपने आप का सबसेट वो अपने आप का फैक्टर होता है। स्टूडेंट, एक हमारे पास है सेट बी और उसमें ये एलिमेंट है और एक है सेट बी सी। इसमें आपको बता रहे हैं कि आपने ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कर ले फिर अपने उसको वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट भी करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने सोल्यूशन गिवन दैट में लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको पहले सेशंस में भी बताया था कि हमने इसको इस अंदाज से सॉल्व करना है ताकि हमारे इस प्रॉब्लम को ये आसान बना दे। अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए हम इस तरह से कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए को नहीं बल्कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो बी और सी के यूनियन से हमारे पास ये सेट बनता है। फिर ए के मैंने एलिमेंट्स लिखे, फिर ए का और इन दोनों इस सेट का हमने यूनियन लिया तो इससे ये आ गया। तो इसका आंसर ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये आ गया। अभी हमने इसको वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट, वेन डायग्राम क्या होता है? आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया आपने, पहले आप इसको ना देखें, पहले आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया, फिर आपने इसमें से कुछ ओवरलैपिंग और कुछ डिसजॉइंट होते हैं। तो स्टूडेंट, ओवरलैपिंग तब होगा, सेट्स आप इसमें ओवरलैप तब होंगे जब आपके पास इन सेट्स के दरमियान कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। स्टूडेंट्स, ये ओवरलैप तब होंगे, ओवरलैप का मतलब ये कि एक सेट दूसरे के ऊपर आएगा, एक दूसरे के ऊपर आने को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये सेट्स सबसेट आप इसमें ओवरलैप तब होंगे जब इसके दरमियान कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे। तो देख ले स्टूडेंट्स, 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है। 3 हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है और 5 हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे पास इन दोनों में कॉमन है, मगर हमने फोकस उस पर करना है जो हमारे पास तीनों में कॉमन हो। तो ये तीनों में एक ही एलिमेंट, दो एलिमेंट्स तीनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये कि ये सेट्स आप इसमें क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। अभी हमने इसको ओवरलैप कर लिया। अब ये देख ले स्टूडेंट्स, आपके पास ये रीजन जो है ये एक ऐसा रीजन है, ये 2, 3 वाला रीजन आपके पास एक ऐसा रीजन है कि इसमें सबसेट का भी कुछ हिस्सा ए का भी शामिल है, बी का भी शामिल है और सी का भी शामिल है। तो इन तीनों में जो एलिमेंट्स आपके पास कॉमन है वो आपने लिखने हैं यहाँ पर। फिर आप देख ले स्टूडेंट्स, इसमें ये रीजन जो है, ये एरिया आपके पास बी और ए के दरमियान कॉमन है, इसमें सी का कोई इंटरफेस नहीं है। तो आपने बी और सी के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है उसको आपने यहाँ पर लिखना है। फिर आप देख ले स्टूडेंट्स, ये रीजन आपके पास एक ऐसा एरिया है जिसमें ए और सी के दरमियान कॉमन स्पेस है।
ये एरिया आपके पास ए और सी के दरमियान कॉमन है, इसमें बी का कोई इंटरफेस नहीं है, बी से बाहर है। तो आपने भी आपके पास अगर ए और सी के दरमियान कुछ कॉमन हुआ तो ए और सी में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। तो इस रीजन में आपने 7 को लिखना है। अभी आप देख ले स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट जो इसके दरमियान आ गए, इसके अलावा आपके पास सेट्स में कुछ एलिमेंट्स रहते। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं ए से। ए में हमारे पास 2, 3, 5, 7। तो देखिए 2 भी यहाँ पर असाइन हो गया, 3 भी, 5 भी और 7 भी। इसका मतलब है कि ए में हमारे पास एक एलिमेंट भी बाकी नहीं रहा। अभी आते हैं यहाँ पर बी पर। तो देख ले 1, 2, 3, 5। तो 2 यहाँ पर असाइन हो गया, 3 यहाँ पर असाइन हो गया, 5 यहाँ पर। अभी सेट बी में हमारे पास क्या रह गया, 1। तो 1 को यहाँ पर लिख ले। अभी हमने देखना है सी में। तो 2, 3, 7। 2 यहाँ पर असाइन, 3 यहाँ पर असाइन और 7 यहाँ पर। इसका मतलब ये कि सी में भी हमारे पास कुछ भी नहीं बाकी रहा। अभी इसका शेडिंग का मसला आता है। तो स्टूडेंट्स शेडिंग इसमें आपने शेड इस अंदाज से करना है कि जो आपके पास आंसर हो उसके मुताबिक आपने शेड करना है। तो आंसर हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 5, 7। तो देख ले 1 को भी शेड कर ले, 1 हो गया। 2 को भी शेड कर ले, 3 को भी शेड कर ले, फिर 5 को भी शेड कर लो, 7 को। इस एम्प्टी स्पेसेस को अगर आप शेड करते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं करते तब भी ठीक है। मगर ये है स्टूडेंट्स कि आपने आंसर को देखना है। अगर हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें से ये हम ले लेते हैं कि हमारे पास आंसर 2, 3 था, सिर्फ 2, 3 आंसर था। तो फिर आपने सारे के सारे रीजन्स को आपने शेड नहीं करना, फिर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर को देखकर अपने आंसर को शेड करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2, 3 का आंसर है, तो आंसर में हमारे पास 2, 3, तो आपने सिर्फ अपने 2, 3 वाले रीजन को आपने शेड करना है। इसके अलावा जो रीजन है वो आपने शेड नहीं करना। इसके रिलेवेंट हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, अभी वो हम सॉल्व करते हैं।